हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल पर्टिकुलर डेरिवेशन के बारे में, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आपने मोशन के इक्वेशंस पढ़ा है, क्लास 9th में आपने मोशन के इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसी का डेरिवेशन स्टडी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मोशन के इक्वेशन को डेरिवेशन पढ़े थे तो पहली बार हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से, लेकिन क्लास 11th में आपको दो मेथड से पढ़ना है। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है इंटीग्रल मेथड। ये दो मेथड से पढ़ना है। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। देन इसके बाद जब हम अगली क्लास अपने इस कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे डेरिवेशन इंटीग्रल मेथड से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो हमारा मेनली टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसके बारे में डेरिवेशन पढ़ने से पहले इस इक्वेशन के बारे में जान तो लीजिए कि ये इक्वेशन है क्या, लगाते कब हैं, यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो वन लीनियर मोशन होता है, जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन इक्वेशन बनाए गए हैं। तीन इक्वेशन हम स्टडी करते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, जिससे आप वाकिफ़ हैं। दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखिए एक बात है, बहुत लोग आपको 5 इक्वेशंस पढ़ाते हैं, उसमें एक दो वो और ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Sn माइनस 1 ऐसा कोई इक्वेशन आप देखते हैं, वो सब आप मत अभी उसको यहाँ पर मिक्स करिए। क्यों? क्योंकि देखिए मोशन के हमारे मेनली तो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। वो लोग बना लेते हैं अपने तरीके से, एक इक्वेशन इसको चेंज करके दूसरा फॉर्म बना देंगे, एक इक्वेशन चेंज करके दूसरा फॉर्म बना देंगे। तो रियलिटी जो है, वास्तविकता में रहिए। वास्तव में तो ये हमारे मोशन इक्वेशन के सिर्फ 3 इक्वेशन हैं जिसको आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो आपने बचपन में पढ़ा है, जो भी कमियां थी नो मैटर, बट एक बार रिमेंबर रखिएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड बता रहा हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन हम लगाते कब हैं। देखो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये 3 इक्वेशन तुम तभी लगा सकते हो जब सवालों में बिल्कुल क्लियर लिखा हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये 100% श्योर है कि किसी भी सवाल को आप पढ़ना, वहाँ पर लिखा होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब लिखा होगा सवालों में कि कोई बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव्स कर रही है या मोशन कर रही है, तभी लगाना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो इसका शर्त ही समझ लो। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये सारे इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन है, सब फेल कर जाएंगे। मैक्सिमम हमारे पूरे फिजिक्स के 95 से लगभग 99% जितने फॉर्मूले होते हैं वो लगभग वो फेल भी करते हैं, ऑलवेज फेल करते हैं। वो हम लोग भाई एक पर्टिकुलर कंडीशन पर पढ़ते हैं, लेकिन हर एक फार्मूले के फेल करने का रीज़न भी बताया गया है। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको फेल करने वाला शर्त कौन सा है, ध्यान से समझिएगा। जब सवालों में लिखा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तभी ये 3 इक्वेशन लगेंगी। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब कि वेरिएबल एक्सीलरेशन है, क्या मैंने बोल दिया, वेरिएबल एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। वेरिएबल एक्सीलरेशन, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आपने इतना तो पढ़ा होगा कि अगर हमारी, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना, x, y, z वेरिएबल पढ़ा है ना आपने। अगर वो वेरिएबल की वैल्यू बार बार डिफरेंट आती है तो क्या कहते हैं, उसको वेरिएबल ही बोलते हैं ना। तो अगर a की वैल्यू वेरीज कर रही है, वेरीज मतलब बदल रही है, और आपके साधारण भाषा में कहें तो a की वैल्यू डिफरेंट है, अगर a की वैल्यू डिफरेंट है तो ये सारे इक्वेशन फेल कर जाएंगे। लास्ट बार एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर एक वेरिएबल है तो ये इक्वेशन मत लगाना। कब लगता है ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। क्लियर? इतना छोटा सा पॉइंट आप समझ गए होंगे, आई होप। अब देखो है क्या, बहुत लोग, आप लोग जब स्टडी किए होंगे तो ये एस आप लोग दूरी बोल देते हो, लेकिन एक बात रिमेंबर रखना, मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ। ये जो हमारा स्मॉल वी है, जहाँ भी मैंने स्मॉल वी लिखा है, देखिए दो ही जगह आया है। ये हमारा v बराबर यू प्लस ए टी, और यहाँ पे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है,
तो ये जो v आया है इसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। रिमेंबर रखिएगा, ये सब आपकी बुक्स में या सवालों में गिवन होता है। ये होता है आपकी फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। ये होता है फाइनल वेलोसिटी। और u का मतलब क्या होता है, सब एक में समझ लीजिए। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। और t का मतलब तो आप सभी वाकिफ़ हैं, जहाँ जहाँ भी t आया है वो आपका टाइम बताता है, ठीक है, वो टाइम बताता है। और क्या बच गया इसमें, बस एक टर्म बचा है जिसे हम लोग s कहते हैं। और मैं पर्टिकुलरली अंडरलाइन करके लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन में जो यस आता है ना s, ये डिस्टेंस नहीं देता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट देता है। सवालों के थ्रू मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप रिमेंबर रखिए, वो सवालों से प्रूव हो जाता है कि जो यहाँ का s होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट देता है ऑलवेज। तो s का मतलब डिस्प्लेसमेंट लीजिएगा, डिस्टेंस मत लीजिएगा। आप कहोगे सर हम लोग तो बचपन में डिस्टेंस ही लगाते थे, तो याद करो मैंने बहुत बार बोला है ना, व्हेन बॉडी कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेट पाथ या व्हेन बॉडी मूव्स इन कंटिन्यूअसली स्ट्रेट पाथ, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑल्सो इक्वल, क्लियर। तो उस केस में आप लगाते थे, वहाँ पर बॉडी हमारी लगातार स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती थी, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती थी, तब आप लगाते थे डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको रिमेंबर रखना है कि ये हल्का फुल्का वाला डिस्टेंस नहीं है, ये एस हमारा डिस्प्लेसमेंट ही देगा, क्लियरली। तो अभी के लिए आप रिमेंबर रखेंगे, ये एस हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। और जाहिर सी बात है हर जगह ए जो आया है, तो ए किस लिए आया है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए बराबर कांस्टेंट, ठीक है ना, ए बराबर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्लियर। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट टाइम आई रिपीट, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, बॉडी का लास्ट में वेग क्या था, फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक का वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी, और फाइनल का मतलब अंतिम वेलोसिटी, लास्ट वाली वेलोसिटी, क्लियर। और कुछ टर्म बचा है इन्हें, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल क्लियर। अब देखो एक बात रिमेंबर रखना, ये इक्वेशंस हैं तो बड़े आसान, बड़े ही ज़बरदस्त इक्वेशंस हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। आप लोग सवालों को जब पढ़ते होगे तो वहाँ पे लिखा रहता है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सवालों को पढ़ते समय ऐसे लिखा होता है ना, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ऑलवेज एंड ऑलवेज होता है u बराबर 0। अगर आप सवाल को रीड कर रहे हो, कहीं पे लिखा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से चल रही है तो उसको विरामावस्था कहते हैं या u बराबर 0 कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में u बराबर 0 आँख बंद करके लगाना। क्यों, अभी ये सब सारे सवालों के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो एकदम जेन्युइन बात, मतलब जो यार आपको 9 में पढ़े उतना तो जनरल जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सब अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी सारी बातें मैंने बता दिया। काइनेमेटिक की 3 इक्वेशंस होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं वो भी स्टडी करेंगे, लेकिन आज मेरा मेनली फोकस है सिर्फ इन 3 के बारे में। बाकी उसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, ना ही इंटीग्रल मेथड पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम स्टडी करेंगे इन 3 के बारे में। और जब एक्स्ट्रा और डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसको मैं वहाँ पर पर्टिकुलरली समझाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ के लिए यार आप थोड़ा सा भी मत परेशान होगा, ग्राफ की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ग्राफिकल पोर्शन सबसे लास्ट पढ़ाऊंगा। देखो सभी का कुछ तो पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है ना, पहले मैं सारा तरीका ख़त्म कर लूँगा इन थियोरेटिकल वाइज। जिस दिन आप मेच्योर हो जाओगे मेरे पढ़ाए तरीके से, ग्राफिकल आप हवा में करके आओगे, मतलब ग्राफिकल को फोड़ के आओगे। लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैं ग्राफिकल हमेशा लास्ट में पढ़ाता हूँ, तो मैं ग्राफिकल बिल्कुल लास्ट बताऊंगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्लियरली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोशन के इक्वेशन का डेरिवेशन। देखो आपको मैं बहुत इन शॉर्ट समझाऊंगा, आप बड़े हो, मेरे बातों को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो, और तरीका मैं सिखाऊंगा आपको जिससे ये इक्वेशंस आप भूलो ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि हम दुनिया का हर डेरिवेशन पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वास्तविकता यही है ना, सही चीज़ है ना। आप पढ़ते तो बहुत हो लेकिन डेरिवेशन भूल जाते हो। नहीं भूलोगे, इसी के लिए मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टडी। तो सबसे पहले रिमेंबर रखना, सबसे पहले हम इक्वेशन कौन सी पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी, और इसका डेरिवेशन हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है। आपने y बराबर mx प्लस सी का लाइन पढ़ा है, y बराबर mx
प्लस सी लाइन का ग्राफ पढ़ा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। आप कहोगे सर ऐसे क्यों समझा रहे? देखो यार, आप तो बड़े हो ना, मैंने बार बार बोला आप बड़े हो चुके हो। कम से कम जब क्लास 9th में जब हम होते हैं तो वहाँ पे मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ ये ग्राफ आप रिमेंबर रखो तभी आपका सवाल होगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी ना कहूँगा रिमेंबर रखो, आप y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जो हमारा ग्राफ प्लॉट होता है ना v बराबर यू प्लस ए टी, वो इसी के थ्रू प्लॉट होता है। देखो कैसे, ध्यान से समझना। जो y एक्सिस है उसको मान लो v, वहाँ पे जो मैथ में y एक्सिस होता था उसको मान लो v, ठीक है। और c आपका क्या होगा? c आपका होगा u, c होगा आपका u। और आपको पता है वहाँ पे m कांस्टेंट होता था, m बराबर स्लोप जो होता था ना, स्लोप कांस्टेंट हमेशा आती थी। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? m का मतलब कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। और x एक्सिस में रख दीजिए क्या आप? x एक्सिस में रख दीजिए टाइम, ठीक है। क्या मैंने बोला? y बराबर एम एक्स प्लस सी से हमने इसको कंपैरिजन करवाया। देखिए वंस अगेन रिपीट, y बराबर एम एक्स प्लस सी से हमने कंपैरिजन कराया किसको? v बराबर u प्लस ए टी से। कहे सर थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। देखो मैं अच्छे से ही बता रहा हूँ। हमें करना क्या है, y एक्सिस को एज अ वेलोसिटी मान लो, क्लियर। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते थे x एक्सिस एंड y एक्सिस, v मान लो। और कांस्टेंट हमारे यहाँ पे क्या है? तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वो m का काम करेगा, ठीक है। और जब m के साथ लगा कौन है? x लगा है ना, तो x एक्सिस पे कौन गया? t गया। तो यहाँ से हमारा टर्म क्या निकल के आया? जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो vt ग्राफ प्लॉट करते हैं। v का मतलब वेलोसिटी और टाइम का मतलब t। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? y बराबर एम एक्स प्लस सी का लाइन कैसे प्लॉट होता था? रिमेंबर रखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये लाइन प्लॉट करती थी। क्लियरली y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन का ग्राफ ये है। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो ग्राफिकल के बारे में मैंने इतना अच्छे से बता ही दिया। अब देखो कितने आसान से हम डेरिवेशन को स्टडी करते जाएंगे। आप मुझे बताओ, वैसे तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली स्टडी कर सकता था v बराबर u प्लस ए टी, और आपको ये चीज़ पता है कि ये पॉइंट हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है 0,0। यहाँ पे टाइम बराबर 0 है, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। क्या ऐसा सही है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। टाइम तो 0 है, टाइम तो बिल्कुल 0 है, लेकिन t बराबर 0 की वैल्यू ज़रा यहाँ पे पुट कर दो। t बराबर 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आएगा? t बराबर जब यहाँ पे 0 रखोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा? u। और आप ज़रा y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन का याद करो कहानी, y बराबर एम एक्स प्लस सी की लाइन की कहानी याद करो। x बराबर जब 0 करते थे तो y की वैल्यू क्या निकल के आती थी? जब x बराबर 0 करते थे तो y की वैल्यू क्या निकल के आती थी? याद है? c निकल के आती थी। वही सेम चीज़ है, जब टाइम t बराबर 0 करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास रहती है, उसी को हम इनिशियल वेलोसिटी u कहते हैं। हम भाई ग्राफ तो प्लॉट कर रहे हैं vt का ना, लेकिन वैल्यू हमें क्या दे रही है? जब टाइम 0 है, मतलब समय हमारा 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे बॉडी के पास है, गेन है। वही तो ये डेरिवेशन बता रहा है, समय जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है। तो और जब टाइम t है, ये बॉडी चलते चलते समय को ले रही है, कहीं पर भी मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे टाइम वो ले रही है, जो भी टाइम ले रही है, तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा आपका? यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। क्लियर? मतलब टाइम t पर वेलोसिटी क्या है? v है। सारी चीज़ें क्लियर? अब देखो डेरिवेशन कैसे, रिमेंबर, बस इतना जिसको समझ में आ गया ग्राफ, आंसर बिल्कुल हो चुका है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब भी हम vt ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, बस एक काम करना, जब भी हम vt ग्राफ प्लॉट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट वाले में, तो बस एक रिमेंबर पॉइंट रखना, हमने फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, इसको कैसे डिराइव करें, बस एक बात याद रखना। एक्सीलरेशन बराबर हम क्या पढ़ते थे? जनरल एक्सीलरेशन a बराबर पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सही है? अब सभी का इस फिगर में नामकरण कर लेते हैं, सभी का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। पॉइंट a, पॉइंट b, पॉइंट C एंड पॉइंट D एंड सबसे ऊपर वाला पॉइंट E। ठीक है? A B C D E। क्लियर?
अब ज़रा जवाब देना, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हो? कोई वेलोसिटी है, खुद मुझे जवाब देना बिल्कुल एग्जैक्टली, खुद सोच समझ के जवाब देना। अगर कोई वेलोसिटी वी ग्राफ प्लॉट किए थे, u से बढ़ के v हो जा रहा है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, वेलोसिटी u बढ़ के क्या हो गई है, यहाँ पे v हो गया है, u से बढ़ के वेलोसिटी v हो गई, तो आप मुझे बताओ इसका चेंज कितना हुआ, वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ। बेशक वो मोशन इस लाइन पे हुआ है, ग्राफ हमारा ये प्लॉट हुआ है, u से वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या यही होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी हमारा यही है, तो ये क्या हम लिख सकते हैं v माइनस यू। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला। यहाँ पे क्या हम रखते थे, याद करो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब आप मुझे बताओ टाइम कितना है, पूरा टाइम कितना है, t माइनस ज़ीरो, कंप्लीट टाइम कितना लगा है, फुल टाइम कितना है, t टाइम, और शुरू वाला टाइम 0। तो अब ज़रा सा मुझे जवाब दो, वेलोसिटी u से v हो गई, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो फाइनल माइनस इनिशियल यही होगा ना। और मैथ की भाषा में समझा दूँ एक सेकेंड में, देखो बड़ी दूरी कितना है, बड़ी लेंथ है स्मॉल v और छोटी लेंथ है स्मॉल u। देखो बड़ी लेंथ v, यहाँ पे मैं देखो समझा देता हूँ और इस मिटाऊंगा भी, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ये है हमारा v, ये बड़ी लंबाई v है जिसको आप मैथ के तरीके प्लॉट करते थे, और ये छोटी वाली दूरी u, ठीक, बड़ी दूरी v, छोटी दूरी u, तो घटाओगे तो क्या निकलेगा, चेंज, यही दूरी आएगी ना, जब इस दोनों को घटाओगे तो यही डिस्टेंस आएगा ना। आ गया हमारा जवाब, यही तो मैंने लिखा है v माइनस यू। तो अब देखो जवाब कैसे, बिल्कुल तैयार। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है तो फॉर्मूला याद रखना है एक्सीलरेशन वाला। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है तो क्या याद रखोगे, फॉर्मूला एक्सीलरेशन वाला बेसिक फार्मूला, v2 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, वैल्यू रख दो। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, टाइम कितना लिया, t माइनस ज़ीरो, क्लियर, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम, क्लियर। अब यहाँ से मुझे बताओ क्या हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम t, और ये इक्वेशन ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v माइनस यू बराबर ए टी, यहाँ से हेंस प्रूव हो गया v बराबर u प्लस ए टी। आप मुझे बताओ मैंने कौन सा फार्मूला पकड़ा और डेरिवेशन कैसे ले आया, एक्सीलरेशन का बेसिक फार्मूला, क्लियर। चलो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर, अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, देखो जब मैं आपको ग्राफिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, वहाँ पे एक रिलेशन कहता है, उसके थ्रू हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक नोट याद रखना जो काम हर जगह आएगा ग्राफ में। व्हेन वी प्लॉट वी टी ग्राफ, जब भी आप व्हेन वी प्लॉट वी टी ग्राफ, ये रिजल्ट बता रहा हूँ, डिराइव करूँगा आपके ग्राफिकल पोर्शन में, रिमेंबर रखिएगा। व्हेन वी प्लॉट वी टी ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वी टी ग्राफ, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज एरिया अंडर टी एक्सिस करो, मतलब कि एरिया, अब ये पॉइंट अच्छे से लिखूंगा, एरिया अंडर टाइम एक्सिस, मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ, टाइम एक्सिस कर्व गिवन या फिर गिव डिस्प्लेसमेंट। ये मैं इतनी बड़ी बात लिख के आ रहा हूँ, कहानी क्या है आम भाषा में समझिएगा। ये रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं, दुनिया का कोई वीटी ग्राफ हो, कोई भी वीटी ग्राफ हो, आप उस कर्व को देखो और एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व। अब आप मुझे बताओ ये हमारा प्लॉट कैसे किया है ग्राफ, ये लाइन प्लॉट किया है ना हमने, तो इसका एरिया देखना है, वो भी टाइम एक्सिस के कर्व। यहाँ पे दो एक्सिस कौन सी है, वेलोसिटी एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। आप मुझे खुद बताओ, एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, छोड़ूंगा कोई पॉइंट नहीं। चाहते तो हम वी एक्सिस वाला भी तो कर्व ले लेते, वो तो भाई मेरे ऊपर है, चाहे मैं वी एक्सिस लूँ चाहे टी एक्सिस लूँ, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या कहता है,
व्हेन वी प्लॉट वीटी ग्राफ देन ऑलवेज एंड ऑलवेज टाइम एक्सिस कर्व का जो एरिया होता है टाइम एक्सिस वाला वो गिवन करता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ग्राफ कौन सा था, ये वीटी लाइन, तो हमें कौन सा एरिया ध्यान देना है, देखो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये एरिया हमें ध्यान देना था। क्यों, क्योंकि टाइम एक्सिस कर्व को लेते हैं, ये हमारा टाइम एक्सिस कर्व है, ठीक। तो ये एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, कीवर्ड पे व्हेन वी प्लॉट वीटी ग्राफ देन ऑलवेज एंड ऑलवेज एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट। बस इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा, ये रिजल्ट पढ़ाऊंगा, आंसर हमारा ये भी आ चुका है। अब जरा इस फिगर को बस ध्यान से देखो, नामकरण हम पहले ही कर चुके हैं, नामकरण हम सभी का पहले कर चुके हैं, एरिया बस हमको निकालना है। कैसे इक्वेशन को याद रखोगे, पहला इक्वेशन प्रूफ करना है तो एक्सीलरेशन बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट, अब वहाँ से रिजल्ट, डिस्प्लेसमेंट को हमने पहले बताया ना एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया बस निकाल लो। अब जरा फिगर पे आओ, कहोगे सर एरिया कैसे निकाले, थोड़ा कुछ आसान तरीका बताइए। देखो ऐसे, क्या हम ये लाइन प्लॉट कर सकते हैं, देखो मैं जो अभी रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन, ये आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, तो पहले इसका एरिया निकाल लो रेक्टेंगल का, देन उसके बाद क्या करो, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाला जो फिगर है वो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा सभी को वैल्यू, अब इतना तो आप दिमागदार जरूर होगे कि यार ये छोटी चीज़ें हैं, इसमें है क्या, आप मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालो। जरो फिगर पे आओ, ये हमारा एरिया है, आप मुझे बताओ इसकी लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, क्लियरली दिख रहा है, ये है आपका u, हाइट उसकी कितनी है, ऊंचाई वाला ये है, और ये क्या है, ये इसका टाइम t है, सीधी सी बात है, बिल्कुल मैथ में क्लियरली दिख रहा है, ये 0 इतना टाइम t क्लियरली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें निकल गया u इंटू टी, क्योंकि आप यही पढ़े हैं लेंथ इंटू विड्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको पढ़े थे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस भी t है, तो हाफ बेस कितना है t, और हाइट कितना है, याद करो v माइनस यू पहले मैं लिखवाया हूँ, तो लिख सकते हैं v माइनस यू, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। लेकिन कहोगे सर अभी तो दिख ही नहीं रहा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिख कहाँ रहा है, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये s है, ठीक है, ये यू टी है, बस यही नहीं दिख रहा है ना। तो आप पढ़े हो, पहले इक्वेशन का हेल्प लो, v बराबर u प्लस ए टी पढ़ चुके हो डेरिवेशन के साथ, तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी, ये लाइन लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ चुके हैं, v माइनस यू बराबर ए टी लिख सकते हो ना। इसी ए टी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो बन गया इक्वेशन हाफ ए टी इंटू टी एंड प्लस यू टी, क्या मैंने सही लिखा, v माइनस यू के स्थान पे ए टी एंड t जो कि पहले से लिखा था। तो यहाँ से ये भी इक्वेशन डिराइव हो गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको देखो एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, आप मुझे खुद बताओ, चलो अपने आप को ऐसा इमेजिन करो कि मुझे कुछ आता ही नहीं था, मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने रिज़ल्ट क्या बोला था। अगर मान लो मेरा रिजल्ट गलत होता, अगर मैंने जो रिजल्ट बनाया था कि व्हेन वी प्लॉट वीटी ग्राफ देन एरिया ऑल्सो, मतलब एरिया ऑलवेज गिव डिस्प्लेसमेंट, यही मैंने रिजल्ट पढ़ाया ना। मान लो मैंने गलत रिजल्ट पढ़ाया, आपको नहीं भरोसा, मैंने गलत रिजल्ट पढ़ाया, लेकिन मुझे बताओ हमने रूल वही फॉलो किया ना, आंसर क्या निकल के आया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशंस तो ऑलवेज कहती है ना, जो मोशन का इक्वेशन है वो तो ऑलवेज कहती है कि s मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्लियर क्या बोला था, वो तो इक्वेशन पहले से कह रही है कि s मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और इक्वेशन क्या आया u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी तो आप समझ सकते हो कि अगर
मेरा रिजल्ट गलत होता तो आंसर गलत आना चाहिए था, लेकिन आंसर तो हमारा सही आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने रूल पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं सही है, तभी हमारा ये रिजल्ट यहाँ पर वर्क किया है। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, अगर आप कहीं थोड़ी सी गलती करते हो तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है। मैथ ही क्यों ना पढ़ो, अगर एक सिंबल गलत कर दो तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है। अगर यहाँ भी मैं गलती करता तो रिजल्ट मुझे दिखाई देता। तो इससे क्या प्रूव हुआ, मेरा रिलेशन भी सही था, मेरा रूल भी सही था। तो ये बात रिमेंबर रखिएगा, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब थर्ड इक्वेशन इतना आसान इक्वेशन है, ध्यान से सुनना। थर्ड इक्वेशन इतना आसान इक्वेशन, आपको दो तरीका बता रहा हूँ, केवल दो ही आपको डेरिवेशन सीखना था। तीसरे वाले में तो कुछ दिमाग तक नहीं लगाना है। आपको मैं दो तरीका बताता हूँ, जिसमें से एक आप करोगे और एक मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो थर्ड इक्वेशन के लिए ग्राफ आप सब ऐसे ही प्लॉट करो। आप पढ़ चुके हो v बराबर u प्लस ए टी, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और ये पढ़ चुके हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मान लो इक्वेशन इक्वेशन टू। अब मेरे बातों को समझना, आप बचपन में सीखते हो ना समीकरण एक और समीकरण दो को सॉल्व करना, या फिर सॉल्व करते हो ना इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, बस वही रूल लगा दो। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। लेकिन देखो चाहता तो मैं आंसर तुरंत मंगवा सकता हूँ, आंसर तो यार तुरंत आ जाएगा, मैंने इतना बता दिया बहुत सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपका दिमाग का लेवल ग्रोथ करवाना चाह रहा हूँ, दिमाग को थोड़ा फोर्स करो। मेरे बातों को जब बताऊँगा तो आप फील करोगे कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो क्या है वो बात, इन जनरल आप ऐसे समझो, वैसे तो आपने सीखा है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे 100% श्योर है, दिमाग लगा के ये ले आ लेंगे। लेकिन एक जेई वाले के थ्रू एक नीट वाली सोच लगाओ कि यार कैसे जेई मेन वाले सोचते हैं, कैसे नीट वाले सोचते हैं, उस थिंग को अप्लाई करो। आप ये देखो v बराबर, पहली इक्वेशन क्या देती है, v बराबर u प्लस ए टी। इससे ये सिद्ध होता है कि वेलोसिटी है एंड टाइम है। क्लियर, वेलोसिटी है एंड टाइम है, मतलब पहली इक्वेशन की स्टडी करते हैं तो वहाँ से वेलोसिटी और टाइम मिलता है। क्लियर, अब जरा सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे s बराबर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और टाइम है। यहाँ पे तीन टर्म है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। हम क्यों ना एक ऐसी अप्रोच लगाएं और जरा थर्ड इक्वेशन को देखो, ये क्या करता है, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ से मतलब क्या है, जो हमारी इमोशन की थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से समय गायब हो गया, समय t रहा ही नहीं। तो जेई मेंस वाले की सोच क्या होती है, वो दिमाग तुरंत कहेगा हमको एक और दो इक्वेशन से खेलना है ना, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन सेकंड से खेलना है ना। ऐसा दिमाग लगाओ कि टाइम t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, टाइम t को रिप्लेस कर दो। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम t की वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। या फिर इसको आसान सोच बोलें तो किसी तरह से हमें टाइम को गायब करना है और वेलोसिटी का रिलेशन बैठाना है। टाइम को गायब करना है, वेलोसिटी का रिलेशन रखना है। तो यहाँ से यही अप्रोच आपको लगाना था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से टाइम t की वैल्यू निकालो। यहाँ से हम लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी, फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी, और टाइम t बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए, यही लिखोगे ना, टाइम t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। अब ये वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट से आई है, इसी को पुटअप कर दो इक्वेशन सेकंड में और आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, जहाँ जहाँ t दिख रहा है पुटअप कर देना और एलसीएम लेके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको जो अप्रोच बताने वाला हूँ वो ज़बरदस्त है, उसको सीख लीजिए। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो कि मैथमेटिकली था, उतना आपको आता है। बिना छोड़े नहीं जाऊँगा, परेशान मत होइए, बिना डेरिवेशन कराए मैं खुद नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड इक्वेशन की स्टडी कर लेते हैं। हम एक फार्मूला पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर, हम एक फार्मूला पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर होता था, क्या पढ़ते थे आप लोग, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, हम पढ़ते थे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये याद है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है ये फार्मूला। अब यहाँ से हम खेल खेलेंगे, कैसे, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इस वेलोसिटी को अगर हम एवरेज वेलोसिटी भी कह दें तो भी बात वही है।
तो भी बात वही है। कहोगे सर कैसे? देखो ऐसे, वेलोसिटी बराबर आप पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की भी बात करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सी बात है। तो इस ग्राफ में हम क्या नहीं पुट कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। आप क्या निकाल लो? एवरेज वेलोसिटी। अब जरा टर्म को ध्यान देना क्योंकि हमारा डेरिवेशन आने वाला है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को आप निकालते कैसे हो? डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम आपका क्या लग रहा है? टी लग रहा है। ठीक, तो ज़रा मुझे सिंपल सा बस जवाब देना, बिल्कुल सिंपल सा। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के जगह पर? आपको एवरेज मैंने बताओ कैसे सिखाया था। एवरेज का मतलब होता है सबको जोड़ दो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। जरा इस इक्वेशन का एवरेज वेलोसिटी देखो क्या होगा? u प्लस वी बाई टू। जरा दिमाग लगाओ, u प्लस वी बाई टू लिख सकते हैं? कोई गलती इसमें नहीं है, कोई गलती नहीं है। एवरेज का मतलब ही पढ़े हैं, पहला वाला प्लस दूसरा वाला दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से, यही है ना। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के टर्म में u प्लस वी बाई टू। और यहाँ पे इसी इक्वेशन को जो मैंने बताया है, एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मैंने s माना, नीचे टाइम t है ना, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई जा सकता है? t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u प्लस वी बाई टू एंड टाइम t इज इक्वल टू s। लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू s। तो क्या मैंने बताया? एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम t बराबर s। किस इक्वेशन से ये आया? ये इस इक्वेशन से आया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब ज़रा सा देखना, ये हमने एवरेज रखा है u प्लस वी बाई टू, और फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लो। फर्स्ट इक्वेशन से हमसे t की वैल्यू क्या निकाली थी? t की वैल्यू हमने क्या निकाला था? v माइनस यू अपॉन a। फर्स्ट इक्वेशन से याद करो, मैंने यही निकाला था ना t की वैल्यू, v माइनस यू अपॉन a। इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा? u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम t क्या है? v माइनस यू अपॉन a बराबर क्या लिखे थे? डिस्प्लेसमेंट s। अब जरा ध्यान देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, कोई इक्वेशन याद आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता था इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर s। दिख गया कि नहीं इक्वेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और आंसर यहाँ से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दो तरीका मैंने बताया है, जो आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें मोशन के इक्वेशन से रिलेटेड थी आपके लिए। ठीक है, ये इतनी बातें आपके लिए मोशन के इक्वेशन से रिलेटेड थी। अब ज़रा सा क्यों ना हम थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ज़्यादा नहीं, कंसेप्ट सिखा दूंगा, उसी कंसेप्ट को हर जगह अप्लाई करना। केवल 5 मिनट और लगेंगे, उस थ्योरेटिकल को मैं फास्ट वे में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, एक टर्म आप पढ़ोगे, इस पूरे चैप्टर में लिखा हुआ आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये दो शब्द आते हैं, शब्दों से पकड़ो पहले। ये शब्द आपको बहुत जगह दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के साथ बोलना शुरू करूं, 8 टर्म इससे बने हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 हो गए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 हो गए। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड 6 हो गए। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 8 हो गए ना। तो इस 8 को रटने की क्या ज़रूरत है जब हम इस टर्म को समझ लें। चलो मैं टर्म को समझाता हूँ और इसके बाद आगे चलते हैं। एक एग्जांपल के साथ लेना शुरू करता हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। मैं मान लेता हूँ डेफिनेशन बनाना है मुझे यूनिफॉर्म मोशन का।
यूनिफॉर्म मोशन आपसे पूछ लेता है क्या होगा, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, याद करो बिल्कुल पहला लेक्चर, मोशन का मैंने डेफिनेशन क्या दिया था, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, चेंज इन पोजीशन कॉल्ड मोशन। और साथ ही साथ टाइम भी बोले थे कि मोशन जो है चेंज इन पोजीशन तो हो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को भूलना नहीं है, इंक्लूड करना है। तो एक बात रिमेंबर रखना, जहाँ भी यूनिफॉर्म आए, कभी भी यूनिफॉर्म शब्द आए तो उसको ऐसे समझना, इसका मतलब है इक्वल, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। अब यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, यही आपका होता था मोशन की परिभाषा। ये मोशन किसके साथ लगा हुआ है, यूनिफॉर्म के साथ। तो क्या डेफिनेशन बनेगी भाई, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, ये हमने पढ़ा था मोशन, बस एक शब्द ऐड कर दो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, तो दोनों जगह इक्वल बता दो। देखो ऐसे समझो, मान लो अगर ऐसे मैं चल रहा हूँ और अपने हाथों में मैं कुछ पकड़ा हुआ हूँ, जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ और अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ हूँ, तो मेरे साथ साथ ये भी तो चलेगा ना, जिसको मैं पकड़ा हूँ ये भी चलेगा ना, सेम वही समझो। मोशन का डेफिनेशन हमें पता था, यूनिफॉर्म इसके साथ चिपका हुआ है तो इसका सारी चीज़ें इसके साथ चलेंगी ना, बस वही चीज़ है। आप क्या कहोगे, इक्वल चेंज इन पोजीशन विद इक्वल टाइम, दोनों जगह इक्वल इक्वल चिपका दो, आंसर आपका आ जाएगा। यही मतलब होता है यूनिफॉर्म का, मतलब होता है चीज़ों का इक्वल इक्वल होना, जो बराबर चीज़ें हों उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म कहेगा तो टाइम तो इक्वल रहे बट चेंज इन पोजीशन अनइक्वल रहे। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको चाहो तो दो केस कर लो। अगर आप बोल रहे हो इक्वल टाइम, जैसे मैं इस एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, अगर आप इक्वल टाइम ले लेते हो, ये टाइम लिखा है ना, अगर इसको इक्वल मानते हो तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन। ठीक, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन। मतलब मैंने ये समझाया कि अगर आप समय का जो डिफरेंस ले रहे हो, सेम ले रहे हो, जैसे कि 2 सेकंड का अंतराल, 2 सेकंड का अंतराल, 2 सेकंड का अंतराल, लेकिन उस समय में हो क्या रहा है, चेंज इन पोजीशन अलग हो रहा है, कभी 5 बदलाव हो रहा है, कभी 7 बदलाव हो रहा है, कभी 8 बदलाव आ रहा है। और क्या हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में दोनों कंडीशन हो सकता है, टाइम भी डिफरेंट, चेंज इन पोजीशन भी डिफरेंट। तो ये केस है। अनइक्वल को, नॉन यूनिफॉर्म को इस तरह से भी पढ़ा जाता है, इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज, इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज, या फिर अनइक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज। ठीक, तो ये दोनों केस है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझ लो। चलो जिसको ये नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझाता हूँ। मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको मैं स्टडी करवा दे रहा हूँ। चलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में अब मैं जिक्र कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने क्या बोला था, इक्वल। तो आप मुझे बताओ, कुछ मत रिमेंबर रखो, यूनिफॉर्म किसके साथ चिपका है, वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी बराबर आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे बस क्या करो, इक्वल इक्वल दोनों जगह चिपका दो, क्योंकि ये तो श्योर है यूनिफॉर्म में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यूनिफॉर्म में बस ले जाके बगल में इक्वल इक्वल लगा दो, तो बन गई डेफिनेशन, इक्वल एंड इक्वल। कोई बॉडी है, अ बॉडी कवर्स इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ओवरऑल समय भी समान, डिस्प्लेसमेंट भी समान। तो सेम टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल गेन करे और क्या करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को भी गेन करे। बिल्कुल क्लियर ना, देखो मैंने कुछ भी डिफरेंट यार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो गया। अब अगर इसी पर हम स्टडी कर लें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इसी में हम स्टडी कर लें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का,
देखो मैं केस इसलिए हर एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ये जानना है। आपके क्लास 11th में इस पर बेस्ड सवाल एक भी आपको नहीं मिलेंगे। जितने सवाल मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पे मिलते हैं, क्योंकि सीधा सा रीज़न है, फिजिक्स कहाँ पर फेल होती है, वो फेल होती है नॉन यूनिफॉर्म के केस में। तो जे मेंस के सवाल इसी से बनते हैं, लेकिन क्लास 11th में तो आपको स्टडी करना है, सीखना है, तो वो छोटी चीज़ें यहाँ से बनाता है। सवाल तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन टर्म क्लियर होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वो डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। अगर टाइम को आपने इक्वल बोला है, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट 100% श्योर है अनइक्वल होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर वो यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। खुद ही सोचो, अगर मैं दोनों जगह इक्वल इक्वल कर दूंगा तो फिर वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो फिर हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई नॉन यूनिफॉर्म की कर रहे हैं ना। तो केस क्या होता है, अगर आपका बॉडी का जो चेंज है, जो बॉडी का चेंज है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तब सही है, और नहीं तो फिर दोनों का दोनों अनइक्वल हो, दोनों अनइक्वल हो, टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट ले और डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो। क्लियर। इसी तरह से स्पीड की बात कर लो, स्पीड बराबर क्या पढ़ते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर पढ़ते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यूनिफॉर्म ऐड किया, अगर मैंने यूनिफॉर्म स्पीड ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, यूनिफॉर्म, तो मतलब इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, अ बॉडी कवर्स इन इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर दें, इसी को हम कर दें क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्या बोलोगे, टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट डिस्टेंस अनइक्वल। क्लियर। तो नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म का बस मतलब इतना होता है कि इक्वल इक्वल लगा के लैंग्वेज को समझ लेना, और आपकी कोई डेफिनेशन आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं जो चाहता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं तो स्टडी करवा रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज आप खुद की बनाना सीखो। किसी बुक को कॉपी मत करो, खुद की लैंग्वेज बनाओ, बेशक लंबा हो। मेरे एक टीचर सिखाते थे कि बेशक तुम लंबा लिखो, नो मैटर, डेफिनेशन एक लाइन के बजाय 5 लाइन हो जाए, लेकिन वो 5 लाइन ऐसी हो कि जो तुम्हारे पूरे शब्दों को तोड़ के रख दे, पूरे शब्दों को बयां कर दे, तुम्हारे फीलिंग्स को बयां कर दे, तो वो डेफिनेशन भी सक्सेस है, वो डेफिनेशन तब भी सक्सेस है। तुम मेरी बातों को समझना, मैं तो यार प्योरली डेफिनेशन बताता ही हूँ समझाने के लिए, बट आप भी उस लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर कोशिश कर सकते हो अपने लैंग्वेज में बनाने का, क्योंकि खुद की लैंग्वेज सबसे यूनिक होती है। वो ना किसी बुक में मिलेगा, ना वो किसी किताबों में मिलेगा। ठीक है। तो फिर ये इतने टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट स्टडी कर लिए। आज हमने काइनेमेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल व्यू भी देख लिया। अब नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे इंटीग्रल, वहाँ पे रिजल्ट काम करेंगे। इंटीग्रल मेथड के बारे में नेक्स्ट क्लास पे स्टडी करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।